रिलीज कर दिए हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स के रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड असेसमेंट ईयर 2024-25। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि क्या क्या चेंजेस आए हैं इन इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयरहाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है, प्लस अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयरहाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। चेंजेस इन आईटीआर फॉर्म्स। आईटीआर 3 रूल 12 अमेंड किया गया, जिसमें कि अब अलाउ हो गया इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को, जो कि लायबल है टैक्स ऑडिट कराने के लिए अंडर सेक्शन 44 AB में, कि आप वेरीफाई कर सकते हैं अपनी रिटर्न ऑफ इनकम थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। पहले जो था उनके लिए कंपलसरी थी कि वो जब वेरीफाई कर रहे हैं अपनी रिटर्न तो उनको डिजिटल सिग्नेचर का ही यूज करना पड़ता था, लेकिन अब उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ हो गया कि वो ईवीसी के थ्रू भी अपनी जो रिटर्न है वो ई वेरीफाई करा सकते हैं। नेक्स्ट जो चेंज आया वो चेंज आया है चेंज इन आईटीआर 5 एंड 6 में। एसएससी रिकॉग्नाइज एज एमएसएमई, तो अब एक नया ऑप्शन और इंसर्ट किया गया है आईटीआर 5 एंड 6 में, जिसमें कि वो पूछता है वेदर यू आर रिकॉग्नाइज एज एमएसएमई, यस या नो। अगर आप यस को टिक करते हो तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि आपको अलॉट किया गया है एमएसएमई डी एक्ट 2006 में। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो चेंज है आईटीआर 3 में, 5 में एंड 6 में, जिसमें की है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एक नया कॉलम इंसर्ट किया गया आईटीआर फॉर्म्स में, जिसमें कि वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि आपकी जो डेडलाइन क्या है सबमिटिंग इनकम टैक्स रिटर्न की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ड्यू डेट ऑफ फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, जो भी आपकी रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट ड्यू डेट है उसको आप कर दोगे टिक। 31 जुलाई है, 31 अक्टूबर है, 30 नवंबर है। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था आईटीआर 3, 5 एंड 6 में, अब ये नया कॉलम को इंसर्ट किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आईटीआर 2 में, 3 में, 5 में एंड 6 में चेंज आया है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग तो आजकल लोग इतना ज्यादा खेल रहे हैं, तो डिस्क्लोजर ऑफ विनिंग from online game chargeable under section 115BBJ. The Finance Act 2023 has inserted a new section 115BBJ to tax winning from online games with assessment year 2024-25. तो पहले क्या होता था, पहले कोई भी कॉलम नहीं था, अब एक नया कॉलम इंसर्ट किया गया आईटीआर फॉर्म में टू रिपोर्ट करने के लिए इनकम। Schedule other sources has been amended to disclose income by way of winning from online games। से नहीं था इसको दिखाने का तरीका, तो अब अदर सोर्सेज में जो है अदर सोर्सेज को अमेंड कर दिया गया। और देखो ये अलग से इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 115BBJ, तो इसको अलग से दिखाया गया आपको। जैसे ड्रीम 11, रमी सर्कल कितना ज्यादा चला हुआ है, जो कि लोग आजकल खेल रहे हैं, तो अगर उससे आपको कोई इनकम हुई है तो वो आपको सेपरेटली यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। तो ये नया कॉलम इंसर्ट किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा चेंज आया है वो आईटीआर 3, 5 एंड 6, डिस्क्लोजर ऑफ सम पेबल टू एमएसएमई बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। जो कि अगर आप सेक्शन 15 के अकॉर्डिंगली टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे, एमएसएमई में भी सिर्फ माइक्रो और स्मॉल को कंसिडर किया जाएगा, तो आपको जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ कर दिया गया। तो इसके लिए भी नया कॉलम इंसर्ट किया गया है अंडर पार्ट ए अदर इंफॉर्मेशन टू डिस्क्लोज। इसमें आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो कि सम पेबल है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को बियॉन्ड द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट एज पर एमएसएमईडी एक्ट। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक एच क्लॉज को इंसर्ट किया गया है, जिसमें क्या है एनी सम पेबल, कोई अगर सम पेबल है माइक्रो को, स्मॉल एंटरप्राइज को, बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, तो आपको शो करना पड़ेगा। इस पे मैंने पूरी एक फुल फ्लेज वीडियो भी बना के अपलोड की हुई है। सेक्शन 15 में जो टाइम लिमिट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका जो है वो टाइम निकल गया और आपकी जो पेमेंट है वो ड्यू है, सम पेबल है, तो आपको यहाँ पर भी मेंशन करनी पड़ेगी वो वाली अपनी पेमेंट।
नेक्स्ट है ITR 3, 5 एंड 6 फर्निशिंग द रीजन फॉर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB। तो अब आपको रीजन भी मेंशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ITR में एडिशनल डिटेल SSC से मांग रहा है। देखो पहले क्या होता था, पहले वो आपसे पूछता था वेदर लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB यस और नो। अब क्या है, अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो आपसे ये भी ऑप्शन पूछा जा रहा है, सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीव एक्सीड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन AB, या फिर आप SSC फॉलिंग अंडर सेक्शन 44 AD, ADA, 44 AE, 44 BB बट नॉट ऑफरिंग इनकम ऑन प्रेजम्प्टेड बेसिस, या फिर अदर्स। तो आपको यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा कि आप किस लिए लाइबल हो टैक्स ऑडिट के लिए। तो नेक्स्ट क्या है, ITR में फिशिंग ऑफ एक्नॉलेज नंबर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड यूडिन। अब आपको जो ऑडिट रिपोर्ट का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, देखो ये दोनों और आपके जो है कॉलम इंसर्ट किए गए हैं। अब आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी मेंशन करना पड़ेगा और यूडिन नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा ITR 3, 5 एंड 6 में। नेक्स्ट जो चेंज हुआ है वो आपका ITR 2 एंड 3 में हुआ है। तो शेड्यूल अदर सोर्सेज में ये एड ऑन हुआ है। एक कॉलम यहाँ पर इंसर्ट करा गया है, एनी सम इज रिसीव्ड इंक्लूडिंग द अमाउंट allocated by way of bonus at any time during previous year under a life insurance policy referred in sections 56 to 13। ठीक है, क्लियर यहाँ पर? तो अब उसको भी शो करना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट जो चेंज आया है वो ITR 3 शेड्यूल ATU में आया है। तो ATU किसके लिए अवेलेबल होता था, रेजिडेंट इंडिविजुअल की जो कि सफरिंग है फ्रॉम डिसेबिलिटी से या फिर सीवियर डिसेबिलिटी से। तो एब्सोल्यूट डिडक्शन मिलता था उनको 75,000 या फिर 1,25,000 का। तो इजीली क्लेम कर सकते थे, उनको कोई डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब ये पूरा का पूरा शेड्यूल इंसर्ट किया गया, डिटेल ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी विद सीवियर डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या है, उसको डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म मेंशन करना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म फाइल मेंशन करना पड़ेगा और UDID नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा अगर कोई अवेलेबल हो तो पहले ऐसे कोई डिटेल मेंशन नहीं करनी पड़ती थी, आप इजीली क्लेम कर सकते थे। लेकिन आप इजीली तो आप फिर भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो शेड्यूल है ये पूरा का पूरा फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चेंज है आपका ITR 2 एंड 3 में आया है। इसमें जो 80D की डिडक्शन मिलती थी रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF को, जो कि इनकर कर रहे हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे फॉर द बेनिफिट ऑफ फैमिली मेंबर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर भी 75,000, 1,25,000 की उसको डिडक्शंस मिलती थी। लेकिन अभी पर भी एक शेड्यूल इंसर्ट किया गया है, शेड्यूल 80DD, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर सीवियर डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर भी टाइप ऑफ डिपेंडेंट कौन सा है, स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर, ये सारा डालना है आपको। पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, UDID नंबर इफ अवेलेबल। तो सारी आपको डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये क्लेम ले सकते हो। तो पहले जो ये लोग फेक क्लेम ले रहे थे इन सेक्शन में, तो अब वो नहीं ले सकते क्योंकि सारी डिटेल्स उनको फिल करनी पड़ेगी। जो चेंज है वो है ITR 1, 2, 3, 4, 5 में। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है ना, वो तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कर दी गई है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्ट आउट करनी पड़ेगी न्यू टैक्स रिजीम, तब आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ले सकते हैं। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट ही है। अगर टैक्स पेयर मस्ट चूज टू ऑप्ट आउट टू गो विद, अगर वो चाहता है ओल्ड रिजीम लेना तो उसको पहले न्यू टैक्स रिजीम को opt out करना पड़ेगा। The Finance Act 2023 has amended to the provision of section 115BAC to make it the default tax regime to the SSC being an individual HUF, AOI, BOI or AGP. If an SSC does not want to pay tax according to the new tax regime, तो उसको opt out करना पड़ेगा, तब जाके वो old tax regime opt कर सकता है। To exercise the option, the SSC having income अदर देन इनकम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, वो एसएससी जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो वो जो है वो इजीली चूज कर सकता है टैक्स रिजीम इन इनकम टैक्स के रिटर्न फॉर्म में। तो सपोज अगर आप की जो है बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो आप इजीली जो है फॉर्म के अंदर ही मस्ट इंडिकेट, तो फॉर्म के अंदर ही आप इजीली जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन वो पर्सन जिनकी जो है बिजनेस इनकम है, तो उनको ऑप्ट आउट करने के लिए न्यू टैक्स रिजीम को और स्विच करने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में उनको क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन
However, he has to exercise this option. इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 10IEA ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). तो देखो जो एसएससी जिनकी जो है बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो वो इजिली फॉर्म के अंदर अंदर ही अपना ऑप्ट आउट कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम को, और वो ऑप्ट कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम को। लेकिन जिनकी बिजनेस प्रोफेशन है तो उनको ये वाला जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 10IEA, उनको फाइल करना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट जो है ITR 2356 में चेंज आया है। अगर कोई टैक्स पेयर है जिसका जो रिफंड है 50 करोड़ से ज्यादा बन रहा है, तो उसको डिटेल डालनी पड़ेगी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की। तो देखो ये कॉलम दिया हुआ है यहाँ पर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर डिटेल्स यहाँ पर मैंडेटरी की हुई है। नेक्स्ट जो चेंज है वो है फाइनेंस एक्ट में 2023 में एनहेंस कर दी कि टर्नओवर की थ्रेशहोल्ड लिमिट 2 करोड़ से 3 करोड़ फॉर ऑप्टिंग ऑफ प्रिजम्प्टेड टैक्सेशन स्कीम के लिए अंडर सेक्शन 4480 इफ द रिसिप्ट इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल इन टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द मीनिंग ऑफ द कैश विल इंक्लूड द चेक और बैंक ड्राफ्ट विच इज नॉट एन अकाउंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 करोड़ से टर्नओवर जो है वो इंक्रीज करके थ्रेशहोल्ड लिमिट वो 3 करोड़ कर दी गई है। तो यहाँ पर भी जो है वो चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर जो प्रेजेंटेड इनकम है, जो ग्रॉस टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट है, अगर आप प्रेजेंटेड इनकम वाला ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपकी वो 2 करोड़ को बढ़ाकर जो है वो यहाँ पर 3 करोड़ लिख दी गई है, यहाँ पर एक्सटेंडेड टू 3 करोड़। तो ये चेंज आया है। ऐसे ही 44 ADA में भी जो 50 लाख की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। तो नेक्स्ट जो चेंज है वो है CBDT has amended ITR form to include a new column of receipt in cash for disclosing cash turnover और cash gross receipt under the schedule business profession। तो यहाँ पर भी देखो पहले क्या होता था, पहले ये A और C होती थी, यहाँ पर अब इन्होंने B वाला जो है ये भी ऐड कर दी, जिसमें कि रिसीट इन कैश भी अब आपको मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो ITR 1, 2, 3 एंड 4 में चेंज आया है। न्यू कॉलम एडेड टू द क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCH। ये कौन सा सेक्शन है? फाइनेंस एक्ट 2023 में एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ था 80CCH, जिसमें स्टेट जो कि बताता है कि इंडिविजुअल जो कि एनरोल है अग्निपथ स्कीम और सब्सक्राइबिंग टू द अग्निपथ कॉर्पस फंड विल बी एलिजिबल, वो एलिजिबल है कि वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो भी उन्होंने डिपॉजिट अमाउंट किया है अग्निवीर कॉर्प्स फंड में। तो यहाँ पर देखो 80CCH का अलग से कॉलम भी दिया जाने लग गया। ITR 1, 2, 3, 4 में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपने इसमें कोई डिपॉजिट किया है तो आप इजिली डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और ये कॉलम दिया हुआ है यहाँ पर आप अमाउंट लिख के। नेक्स्ट जो आपका चेंज है ITR 2, 3 एंड 5 में आया है, जो कि रिपोर्टिंग ऑफ ऑल बैंक हेल्ड एट एनी टाइम। तो ये पहले भी था, पहले भी हम इनकम टैक्स के रिटर्न में जितने भी अकाउंट हमारे बैंक में है वो सारा का सारा मेंशन कर रहे थे। लेकिन पहले देखो इसमें नोट में ये बात नहीं लिख रखी थी, ऑल अकाउंट हेल्ड एट एनी टाइम आर टू बी रिपोर्टेड एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर ये वाली लाइन भी ऐड कर दिया, प्लस यहाँ पर देखो टाइप ऑफ अकाउंट भी मेंशन कर दिया कि आपका सेविंग है, करंट है, वो भी आपको यहाँ पर सारा मेंशन करना है। और ऑब्लिगेटरी भी हो गया, आपकी सारे बैंक अकाउंट आपको डिस्क्लोज करने हैं। In case of multiple account, the fund will be credited to one the validated account after processing the return। ये आपको समझ आया होगा क्या क्या चेंजेस आया है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में। अगर इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।